इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय हम सबके लिए बेहद अहम है। भारत में जल प्रबंधन की जटिलताएं। सच कहें तो यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और भविष्य का सवाल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जरा इस डराने वाले पूर्वानुमान पर गौर करें। स्रोत सामग्री बिल्कुल स्पष्ट चेतावनी देती है कि साल 2025 तक लगभग 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। सोचिए, 20 करोड़, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हमारी पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है। जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है जो लगातार जलीय चक्र के जरिए रिचार्ज होता रहता है। इसके बावजूद इतनी बड़ी आबादी के लिए पानी की एक एक बूंद को तरसने की नौबत आने वाली है। आखिर इतना पानी होने के बाद भी यह भयंकर सूखा क्यों? और ये बात सिर्फ कागजी आंकड़ों तक सीमित नहीं है। असल जिंदगी में संघर्ष बहुत डरावने हैं। चिलचिलाती धूप में कई मील पैदल चलकर पानी की महज कुछ बूंदें जुटाने के लिए लंबी कतारों में खड़ी महिलाएं इस सच्चाई की जीती जागती गवाहें हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि असल समस्या सिर्फ पानी की कमी नहीं है, बल्कि इसके वितरण और खराब प्रबंधन की है। आज की इस चर्चा को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, जल का विरोधाभास। दूसरा, कमी के कारण। तीसरा, आधुनिक मंदिर। चौथा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर विवाद। और अंत में संरक्षण के समाधान। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जल के विरोधाभास की। इस विरोधाभास को गहराई से समझने के लिए एक बेहद हैरान करने वाली तुलना पर नजर डालना जरूरी है। स्रोत स्पष्ट करता है कि इजराइल जैसे देश में जहां औसत वार्षिक वर्षा मात्र 25 सेंटीमीटर है, वहां पानी का कोई अभाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। दूसरी ओर भारत में औसत वार्षिक वर्षा 114 सेंटीमीटर है, यानी बहुत अधिक पानी। फिर भी देश के किसी न किसी हिस्से में हर साल सूखा पड़ता है। यह तथ्य एकदम साफ कर देता है कि समस्या प्रकृति की ओर से पानी की कमी की नहीं है। बारिश का ज्यादातर पानी बस तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है और हम साल के 9 महीने पानी की किल्लत से जूझते रहते हैं। अब स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आइए इसके कारणों को समझते हैं। जरा इन दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों के बारे में सोचिए। एक तरफ भीषण बर्फबारी के बीच पानी ढोकर ले जाया जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर भारी बाढ़ के बीच एक बच्चा पीने का साफ पानी ढूंढ रहा है। हर तरफ पानी है, पर पीने के लिए एक बूंद नहीं। यह कहावत यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। सुरक्षित पहुंच ही असल चुनौती है। पानी की मात्रा से कहीं ज्यादा सही समय और सही स्थिति में पीने योग्य पानी का मिलना सबसे बड़ा संघर्ष बन चुका है। आखिर इस जल संकट को इतना गंभीर कौन बना रहा है? सबसे पहली बात, बढ़ती आबादी के लिए अनाज उगाने हेतु जल संसाधनों का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद तेज औद्योगिकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंधाधुंध विस्तार ने मीठे पानी पर भारी दबाव डाला है। और हाँ, ये सिर्फ पानी की मात्रा कम होने की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गुणात्मक कमी भी है। मतलब पानी उपलब्ध तो है, लेकिन घरेलू और औद्योगिक कचरे, रसायनों और कीटनाशकों ने उसे इतना प्रदूषित कर दिया है कि वो इस्तेमाल के लायक ही नहीं बचा। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए ऐतिहासिक रूप से कई बड़े कदम उठाए गए। बात करते हैं आधुनिक मंदिरों की। आगे बढ़ने से पहले स्रोत में दी गई एक अहम तकनीकी परिभाषा को साफ करना जरूरी है। बांध आखिर है क्या? आसान शब्दों में यह बहते जल को रोकने, उसे दिशा देने या उसका बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई एक बाधा है, जो आमतौर पर एक जलाशय या झील बनाती है। तकनीकी रूप से बांध शब्द का अर्थ उस रुकावट से है, ना कि उस विशाल जलाशय से। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जो हमें इन ढांचों को वैज्ञानिक नजरिए से समझने में मदद करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह तकनीक हमारे लिए कोई नई नहीं है। स्रोत हमें भारत की एक बहुत ही समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के बारे में बताता है। सोचिए, ईसा से 1 सदी पहले ही इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर में बाढ़ के पानी को सहेजने का उत्कृष्ट तंत्र मौजूद था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बड़े स्तर पर बांध और सिंचाई तंत्र बने। फिर 11वीं सदी में भोपाल की विशाल कृत्रिम झील का निर्माण हुआ और 14वीं सदी में दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र के लिए हौजे खास बनवाया गया। इससे एकदम स्पष्ट है कि जल संरक्षण और प्रबंधन प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता के बिल्कुल केंद्र में रहा है। स्वतंत्रता के बाद इसी प्राचीन सोच ने एक नया और बहुत विशाल रूप ले लिया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इन विशाल बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को पूरे गर्व के साथ आधुनिक भारत के मंदिर कहा करते थे।
उनका दृष्टिकोण बिल्कुल साफ था कि ये विशाल बांध केवल खेतों की सिंचाई नहीं करेंगे, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण, इन सभी को एक साथ जोड़कर देश के विकास की गति को कई गुना बढ़ा देंगे। उस दौर में यह विकास का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया था। लेकिन हर बड़ी परियोजना के साथ कुछ जटिलताएं भी आती हैं। आइए इन परियोजनाओं पर उठे विवादों को समझते हैं। इन बहुउद्देश्य परियोजनाओं के इच्छित लाभ और जमीनी विफलताएं साथ साथ चलते हैं। एक तरफ सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के बहुत बड़े वादे थे, लेकिन दूसरी तरफ इसके चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आए। स्रोत विस्तार से बताता है कि जलाशयों में भारी मात्रा में तलछट यानी कीचड़ जमा हो जाने से कई बार ये ढांचे खुद बाढ़ का कारण बन जाते हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों का विस्थापन और यहां तक कि भूकंप आने के जोखिमों में भी चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। स्रोत सामग्री इन जटिलताओं को वास्तविक दुनिया के उदाहरणों से बहुत अच्छी तरह समझाती है। सबसे बड़ा उदाहरण है सरदार सरोवर बांध। ये 4 राज्यों की एक विशाल परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी देना है। लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के कारण इसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। इसी तरह अंतर्राज्यीय जल विवाद भी काफी आम हो चुके हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी विवाद, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजना के लिए पानी मोड़ने से शुरू हुआ था, जिससे निचले राज्यों में पानी का प्रवाह कम होने का खतरा पैदा हो गया था। विवाद तो अपनी जगह है, लेकिन असल सवाल है कि इन समस्याओं का स्थायी समाधान क्या है। तो चलिए संरक्षण के समाधानों की ओर बढ़ते हैं। नीतिगत स्तर पर सुधार की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आता है, 55 लीटर। स्रोत में उल्लेख किया गया है कि सरकार के जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित रूप से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पीने योग्य पाइप का पानी मिले। यह महज एक संख्या नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक बेहद केंद्रित और मापने योग्य प्रयास है। सरकारी मिशनों के साथ साथ स्रोत पारंपरिक और स्थानीय तरीकों की वापसी पर बहुत भारी जोर देता है। बड़े बांधों के पारिस्थितिक खतरों को देखते हुए समुदाय अब वापस प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रहे हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान के जैसलमेर जैसे शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए खादीन और अन्य इलाकों में जौहड़ बनाए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात, पीने के पानी के लिए छत वर्षा जल संग्रहण यानी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बेहद प्रभावी और सीधा तरीका बनकर उभरा है। अब यह छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र काम कैसे करता है? प्रक्रिया बहुत ही सरल और शानदार है। सबसे पहले बारिश का पानी घर की छत पर गिरता है, फिर इस पानी को पीवीसी पाइपों के जरिए नीचे लाया जाता है। नीचे पानी को रेत और ईंटों से बने एक साधारण से फिल्टर के जरिए छाना जाता है। अंत में इस साफ पानी को भूमिगत कुओं में निर्देशित कर दिया जाता है, जिससे जमीन के जल स्तर का तुरंत पुनर्भरण यानी रिचार्ज हो जाता है। यह तरीका बेहद व्यवहारिक है और समुदायों को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है। जब खादीन जैसी प्राचीन पारंपरिक बुद्धिमत्ता जल जीवन मिशन जैसी आधुनिक संरक्षण नीतियों से मिलती है, तो क्या सामुदायिक भागीदारी इस अमूल्य संसाधन का भविष्य सुरक्षित कर पाएगी? जल की कमी सिर्फ प्रकृति का खेल नहीं है, यह हमारी कार्यों और प्रबंधन का परिणाम है। इस बेहद अहम विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।